जी टीवी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि अगर इस तरह का कोई बड़ा ख़बर आ जाए तो हम भी उस अलमिये को भूल जाते हैं। ऐसे ही जैसे कोरोना से जो अमवात हो रही हैं, मुतासरीन हो रही हैं, और शायद हम लोग इस तरह महसूस नहीं करते, लेकिन जिस घर में कोई मुतासर हुआ होगा और उनकी तादाद लाखों में है, और जहाँ अमवात हुई होंगी जो अब 6000 हैं, उनसे पूछें कि ये कितना बड़ा दुख है। हम जो इस वक्त असम्बलियों में देख रहा हूँ, पार्लियामेंट में देख रहा हूँ, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, असासे गए, गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं। भैया डिक्लेयर कर दिए ना, कम से कम ये तो नहीं बताया कि पापड़ वाले ने पैसे दिए थे। लेकिन तवज्जो हमारी, मैं देख रहा हूँ कि मीडिया की उस तरफ चली गई, फिर -1 -3 में चले गए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कम से कम हमारे हुक्मरानों को भी और हम लोगों को भी इस बात पर सोचना चाहिए कि ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जो मार्च से ख़बरें आनी शुरू हुई थीं और जुलाई के आते आते तो सारी दुनिया दहल कर रह गई, 6 लाख तक उसकी तादाद पहुंच गई। लेकिन पाकिस्तान में शायद मैं तो उसको अल्लाह का करम भी कहूँगा, एक हद तक इसमें रुक ही गया है, बल्कि कमी आ रही है। और इसमें भी अब इसमें चले दे देते हैं क्रेडिट को कि सिंध हुकूमत ज़्यादा उसने बेहतर परफॉर्मेंस की लॉकडाउन की, इसलिए उसके रिज़ल्ट आए अच्छे। और हमारे हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का तो दावा ये है कि चारों सूबों, लेकिन चारों सूबों से ज़्यादा वो कंपेयर ज़रा पंजाब का कर रहे थे, क्योंकि आपको इल्म है ना कि बुज़दार साहब और फिर गढ़ उनका वहाँ है। तो देखें हमारे सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब जो कंपेयर कर रहे थे ख़ास तौर पर पंजाब सूबे से, तो उसमें उनका ये कहना था कि हमें बरतरी हासिल है। लेकिन खैर इसका मतलब ये ना हो कि लोग मंडियाँ जाएं और खूब भेड़ बकरियाँ उठा के लाने शुरू कर दें। तो मुर्तज़ा आप देखिए आज उन्होंने कहा, क्या कहा। सूबा सिंध में 21 जुलाई 2020 तक 1,13,553 कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं। ये पाकिस्तान में किसी भी सूबे में सबसे बड़ा नंबर है, 1,13,000 का। पंजाब में 90,444 और खैबर पख्तूनख्वा में 32,243। अब ये जब नंबर्स के ऊपर बात होती है तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वफाकी हुकूमत के, जो तर्जुमान हैं, वो बार बार ताने कसते हैं कि जी सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो कामयाब नहीं हुई क्योंकि इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो आपके सूबे में आए हैं। तो मैं उनको सबसे पहले गोशगुजार करना चाहूँगा कि सूबा सिंध ने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग को प्रोएक्टिव अंदाज से फॉलो किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बेहतरीन तरीके से किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है कि जो पेशेंट पॉजिटिव होता है उसके जो माजी में कॉन्टैक्ट्स रहे होते हैं, रीसेंट कॉन्टैक्ट्स रहे होते हैं, उन सब के टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमने अपनी टेस्टिंग को बेहतर बनाया। और सूबा सिंध के अंदर अब तक 4,49,917 टेस्ट हुए हैं, 4,49,917 टेस्ट। और पंजाब जिसकी आबादी सिंध से 2.5 गुना ज़्यादा है, हमारी 48 मिलियन की पॉपुलेशन है, पंजाब की तकरीबन 110 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसने 4,56,000 टेस्ट किए, यानी कि 6,000 टेस्ट सिंध हुकूमत से सिर्फ ज़्यादा किए हैं। नतीजा क्या है कि टेस्ट पर मिलियन का जब आप तनासुब देखते हैं तो सूबा सिंध में 13,574 टेस्ट पर मिलियन लोगों के किए गए और सूबा पंजाब में 5,964 टेस्ट पर मिलियन। ये एक वाज़ेह डिफरेंस है कि सिंध ने पंजाब के मुकाबले में डबल टेस्टिंग की है। मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है, हुकूमत सिंध के तर्जुमान का, कि पंजाब में आबादी ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद वहाँ जो टेस्ट किए गए उसमें को कंपेयर कर लें और फिर रिकवरी में भी कर लें, दोनों एतबार से सिंध ने जो है बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और आपको इल्म है कि इस पर ख़ासा हमारे वफाक के यानी तहरीक इंसाफ के कायदीन के दरमियान और पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों और वज़रा के दरमियान शदीद तनाव बढ़ के महाज़ारा ही ली। लेकिन मैं देख रहा था गुज़िश्ता हफ़्ते एक अच्छी ये बात हुई कि जो इजलास हुआ चीफ मिनिस्टर हाउस में, उसकी सदारत जो है असद उमर ने की, और फिर NDMA के लोग जो नेशनल सिक्योरिटी है, और उसमें मेज़बानी के फ़राइज़ हमारे वज़ीर आला सिंध ने दिए। तो एक हद तक वो जो कह सकते हैं कि कुछ बर्फ़ पिघली और एक जिसे कहते हैं एक पेज, पता नहीं कैसे लफ्ज़ आ गया, एक पेज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेकिन आ रहे हैं,
और मैंने जहमत दी है कि चलें, मैंने सोचा कि मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान से गुफ्तगू करूँ कि मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है। सिंध तो दावा कर रहा है कि वहाँ बेहतरी आई है। हमारे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, शौकत खानम, बहरहाल एक स्टेट ऑफ आर्ट तो है, जैसे हमारा SIUT का दीप रिजवी साहब का। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से मैं मालूम करना चाहूँगा कि सिंध में जो हुकूमत और उसके तर्जुमान उम्मीदें दिला रहे हैं, तो मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है? जी डॉक्टर साहब। मसला ये है कि कुछ बेहतर खबर तो बेशक है, और वो 4-5 मुख्तलिफ तरीके से वाज़ेह हो रही है। जो टेस्ट में जो पॉजिटिव्स की तादाद है वो कम हो रही है। जो टेस्ट में पॉजिटिव्स की शरह है, यानी परसेंटेज हर रोज़ के हिसाब से, मिसाल के तौर पे अगर आप 100 टेस्ट करें तो उनमें से कितने फ़ीसद पॉजिटिव आते हैं, उस शरह में भी कमी आ रही है। और फिर जो दबाव हमारे अस्पतालों के बिस्तरों पे और ऑक्सीजन पे और वेंटिलेटर्स पे, ICU पे था, उसमें भी वाज़ेह कमी आई है। और जैसे आपने फरमाया कि जो डेली डेथ काउंट है वो भी पहले की निस्बत खासा कम हुआ है। अब ये तो अच्छी बात है, मगर मैं समझता हूँ कि ये इसमें बहुत सा हिस्सा अलावा दूसरे फैक्टर्स के ये हो सकता है कि जो हमने एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट की थी और बेहतर मास्क का इस्तेमाल हमें देखने में आया था चंद हफ्ते पहले जब बीमारी अपने उरूज पे थी, तो वो ये उसकी उन एहतियाती तदाबीर को अडॉप्ट करने का नतीजा है। और अगर हमने अब ये छोड़ दी तो फिर हम वापस ख़तरे की राह पे फिर से ना चल पड़े। डॉक्टर साहब, एक और बात जो है, एक तो ये ठीक है कि ओवरऑल मतलब सिंध ने तो खैर ये दावा किया कि एक इसमें भी सिंध और कुछ, मैं उसमें आपको इसलिए कि बिल्कुल एक अलग आदमी है, वफाक में कन्फ्रंटेशन हुई, लॉकडाउन पर बड़े मसले हुए, लेकिन बहरहाल अब उसमें भी एक पेज पर आ गए। वहाँ 80% तक उन्होंने कहा अभी के 75-80% तक हमारे यहाँ जो है वो रेशो कम हुआ है। ओवरऑल भी कोई इतना ही है ये पंजाब में, खैबर पाकिस्तान, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में? डॉक्टर साहब, हर तरफ बेहतरी है जी। और जहाँ तक आपने तो खैर उस तरफ आपने नहीं सवाल किया, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि पॉलिटिकल स्फीयर के अलावा जहाँ तक इसको सीरियसनेस इस चीज़ को डील करने की है, उसमें खासी हम आहंगी रही है और अभी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मौजूद है। तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़, उनके हेल्थ के डिपार्टमेंट्स, उनके होम मिनिस्टर्स और NCOC, ये बहुत क्लोजली हम काम करते रहे हैं। और उन तमाम सूबों के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बराह रास्त पुराने मरासम भी हैं और अब प्रोफेशनली भी हम इंटरेक्ट करें। तो कोई शक नहीं है कि एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच उसमें कुछ स्लाइट डिफरेंसेस कभी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर थे भी तो उनमें वो भी अब होमोजेनाइज हो गए, एक जैसे हो गए। डॉक्टर एक ड्यू रिस्पेक्ट आपसे ये कहूँ, डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे बहुत ही मोहतात अल्फाज में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें कन्वर्सेशन नहीं, कि अभी भी अगर जैसे हम लोग अपने घरों में देख रहे होते हैं लोगों को खांसी भी हो रही है, बुखार भी हो रहा है, लेकिन वो डरते हैं अस्पतालों की तरफ जाने से। जैसे एक ज़माने में लोग थानों के पास नहीं जाते ना, डरते थे, और अभी भी डरते हैं। शरीफ आदमी डरते ही है, बल्कि वो दूर से अगर ट्रैफिक कांस्टेबल नज़र नहीं आएगा, तमाम पेपर होंगे, फिर भी यार रोक लेगा, बेकार टाइम ज़ाया करेगा, पैसे ले लेगा। अस्पतालों की तरफ जाते हुए ख़ासतौर प्राइवेट तो बहुत ही डरते हैं। तो अभी तक अगर मेरा ये ख्याल है इसके मामले में कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़रा बाखबर आदमी रहूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कराची तो खैर बहुत बड़ा शहर है, वहाँ आसानी है, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा कह लें, लेकिन अगर मैं कहूँ सांगड़ है, अगर इधर चले जाएँ, उधर रहीम यार खां, यानी लोगों को अभी तक के प्राइवेट का तो है, लेकिन सरकारी तौर पर ये सेंटर हैं, यहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा है। मैं देखता हूँ लोग इंटीरियर से भी लोग कराची आ रहे होते हैं, फिर कुछ लोग SIUT चले गए। इसको यानी मैं एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, TV के ज़रिए, या बाद इलाकों में तो ना TV देखा जाता है ना अखबार जाता है। वहाँ एक ज़माने में तो आपको याद है कि वो एक ढोलक वोलक बजा के फिल्मों के इश्तारा होते थे, बताया जा रहा होता था। और अभी भी बात वाकई ऐसी जगह है, अगर मैं जाता हूँ इंटीरियर सिंध में, कि अगर ये कोई 2-4 लोगों को लगा दिया जाए ना 500-1000 रुपये और ढोलक बजा के, भाई वो जगह पर जो है जो भी कोरोना का मरीज है ज़रूर अपने को दिखाए। मेरे अभी भी मैं ये देखता हूँ कि वो पूछ रहे होते हैं, खौफजदा होते हैं, अस्पतालों में नहीं जाते, कहाँ जाएं, पैसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब,
ये जो आपने चीज़ हाईलाइट की है वो ये है, और वो बड़ी अहम बात है, वो ये है कि दो चीज़ों का मैं आपने जिक्र किया। एक तो जो स्टिग्मेटाइजेशन होती है, यानी एक बीमारी का खौफ या उससे एक परेशानी या उसके गिर्द एक नेगेटिव चीज़, एक मनफी सा उसका एक हवा उसके गिर्द हो जाती है, और ये अच्छी चीज़ नहीं होती। इसकी वजह, इसका नुकसान ये होता है कि जो लोग जब ऐसे हो तो फिर लोग हेल्थ केयर सीख करने से या हेल्थ सीकिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत ये हुआ और इसकी छोटी मोटी वजूहात इधर उधर थी, लेकिन मेरे ख्याल से ग्रेजुअली वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। थोड़ा बहुत ताल्लुक बैरियल प्रोटोकॉल्स के साथ था, दफनाने के हिसाब से था, तो उससे भी लोग घबरा रहे थे। अच्छा, अब रहा सवाल हेल्थ सीकिंग का, तो टेस्ट तो हो सकता है कि जाएं कहाँ। मतलब मुझे पता है सिविल अस्पताल चला गया, जिना अस्पताल चला जाऊं, अस्पताल अब एक और अगर साथ साथ ये भी कर लूँ कि इस वक्त तो ये भी था कि और आप वहाँ उस जगह पर ही बैठे हैं कि आप पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, मतलब मैं नाम भी ले देता हूँ, चलिए आगा खां है कराची का, लियाकत नेशनल अस्पताल है, साउथ सिटी वाले, मतलब इनके सरबराहों को ये बुलाया जाता कि भाई लोग क्योंकि आपके आमतौर पर ही जाते हैं, तो आप कम से कम ये तो इसके लिए जो आते ही मांगते हैं कि जी 17,000 रुपये, और बाल लोग कहते हैं 1.5 लाख रुपये रोज़, और बाल 2 लाख, कम से कम एक ऐसी है कि ये तो पूरी कौम का मसला है ना, इंडिविजुअल नहीं है। इस सिलसिले में तो कम से कम इन अस्पतालों को चाहिए था कि अलग कैंप खोल दें, अलग जगह कर दें, 10,000 की जगह 5,000 ले लें, 2,000 ले लें। मेरा ख्याल मैं नहीं समझता कि 40-50 बड़े अस्पताल होंगे पूरे पाकिस्तान में, आगा खां लेवल के या लियाकत नेशनल लेवल के, या आपके पंजाब में मैं इतना नहीं जानता। तो इन लोगों को भी एक एतमाद में लेने की जरूरत यह है कि लोग फर्स्ट यही हमारे उस इलाके में पूरे लोग कहें चले लियाकत नेशनल चलो, आगा खां चले जाओ, साउथ सिटी चले जाओ, जो मैंने नाम भी ले दिए, चाहे नाम भी नहीं लेना चाहिए थे। तो ये वालों को भी आप लोगों ने जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े अस्पताल हैं, इनको भी तो एतमाद में लेकर कहें कि लोगों को अंदर दाखिल ना होने दो, कोई बाहर इंतजाम कर लो। माशाल्लाह बड़ी इनके पास ज़मीनें हैं डॉक्टर साहब। गुजाज साहब सबसे एंगेज किया है, और सच ये बताऊं कि तमाम अस्पतालों में मैंने ये विज़िट भी की है, पर्सनली विज़िट भी की है, कराची भी गया, लाहौर भी देखे, पेशावर भी गए। मैं समझता हूं कि तमाम बड़े शहरों के तमाम अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हों या पब्लिक हों, सबके साथ एंगेज किया, और सब ने, मैं समझता हूँ शायद ही कोई एक्सेप्शन हो जिसने आगे अच्छी रिस्पॉन्स ना दी। पैसों के मामले में मैं कह रहा हूँ ना, मतलब अगर 1.5 लाख रुपए रोज लें, अगर सॉरी टू से, जी, ये बिल्कुल ठीक है। और मसला सिर्फ ये है कि हमें साथ साथ देखें, प्राइवेट तो जो है सो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने पब्लिक सेक्टर को भी उतना बिल्डअप करें कि वहाँ जाने में लोगों को कॉन्फिडेंस हो और परेशानी ना हो। और इस कोरोना की वजह से मैं आपको एक बताऊं कि कई ऐसे अस्पताल, एक मिसाल आपको दे देता हूँ, PKLI है लाहौर में, जो पब्लिक सेक्टर का अस्पताल है, लेकिन वो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन थी, इवन एलीट के लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन थी कोरोना की इन्फेक्शन के दौरान, जब पीक पे मामलात थे। तो ऐसी बात नहीं कि हमारे अस्पताल बिल्डअप नहीं हो सकते, मैं समझता हूँ कि है। इस्लामाबाद में पिम्स को बिल्डअप किया गया, कराची में कई अस्पताल जो हैं वो इसी तरह बिल्डअप हुए हैं, और उन्होंने उस दिन मैंने देखा ये अब्बासी शहीद, मैं पहले कभी नहीं गया था, यहाँ बहुत बेहतर इंतजाम हुए हैं। हमने तो सिविल भी विजिट किया था, JPMC भी किया था। मैं समझता हूँ कि तमाम सेक्टर्स को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ऐसी नेशनल एपिडेमिक में आप ज़ाहिर है ये तो नहीं कह सकते कि मरीज़ सिर्फ एक जगह जाएंगे या दूसरी जगह जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक चार्जेस का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि जी ये ओवर चार्जिंग बाहर कैफ नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल चार्जेस जो हैं वो ठीक है, वो ज़रूर करें, जो नहीं हो रहे भारत। जो आप अगर, यानी मैंने कहा ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाते हैं, PMH के डॉक्टर, इन अस्पतालों की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, इनको तो बताया जा सकता है। और देखिए हम खासे बड़े मुश्किल हालात से गुजर गए, इसलिए मैं समझता हूँ। दूसरे एक और भी डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ अभी भी, मैंने सुना कि न्यूजीलैंड की जो खातून थी, आज मैंने, अब तो खैर क्यूबा ने भी कहा फ्री, वो टोटके भी बताती थी कि ये अदरक खा लो और लहसुन खा लो और पानी पी लो और ये कर लो। तो ये अगर आजकल लोग घरों में बैठे टेलीविजन के जरिए कि हर आदमी अगर जाए कि मतलब बाज खांसी होते ही कहेगा मुझे कोरोना हो गया, बुखार चढ़ा नहीं कि हो गया। थोड़ी एजुकेशन, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि वो जो कहते हैं एहतियात जो है इलाज से बेहतर होती है। इंफॉर्मेशन का मसला है, लोगों तक अगर ये पहुँचे कि हाँ भाई हर बुखार वाले को, हर खांसी वाले को अस्पताल नहीं दौड़ना चाहिए, घर में ये कर लो, इस पर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हमारे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कसूर है या बहुत ज़्यादा, लेकिन मालूमात लोगों तक जो अवेयरनेस, बल्कि यूँ कह लें आप, हमारे यहाँ अवेयरनेस का मसला है ना, एजुकेशन नहीं होगी तो अवेयरनेस भी मुश्किल होती है डॉक्टर साहब।
जी बिल्कुल, दोनों दोनों बातें आपस में कनेक्टेड हैं, अवेयरनेस और तालीम दोनों। अवेयरनेस पहुंचानी ज़्यादा आसान हो जाती है जब तालीम बढ़ जाती है। जैसे आपने न्यूजीलैंड का जिक्र किया, वो एक अवेयर एजुकेटेड सोसाइटी है। वहाँ यही बात पहुंचानी और लोगों को कन्विंस करना कि मास्क पहनें और एहतियात करें, वो एक और लेवल पे है। उसकी रीच कुछ और है। एक कॉल जो है, एक आवाज़ जो है, उसका एक इम्पैक्ट आता है। हमारे यहाँ लोगों को समझाना पड़ता है। हमारे यहाँ ये भी चैलेंज था मुजाहिद साहब कि एक तरफ गरीब आवाम थी, आम पब्लिक थी, आम मुतवस्त पाकिस्तानी, एवरेज पाकिस्तानी जो था, या ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ का पाकिस्तानी था, जिसने एक स्टेज पे इस वायरस से उनका वास्ता या ताल्लुक़ नहीं पड़ा था, तो एक डिसबिलीफ था। वो कहते थे ये तो है ही नहीं। और इसके बरक्स दूसरी साइड पे एक और साइड थी जिसमें जो हमारे तालीम याफ्ता लोग हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, दुनिया भर ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल डेटा को देखते हैं, वो कह रहे थे कि भाई इतनी बड़ी आग लगी हुई और उसके लिए काफ़ी नहीं हो रहा। तो एक ऑलमोस्ट डिवाइड था, और इस चीज़ को साथ लेके चलना और दोनों साइडों को समझाना कि हमने वो चीज़ें करनी है जो हमारे मुल्क को इस वबा से बचाएं, लेकिन हम अपना कारोबार ज़िंदगी भी चलाएं और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को भी बचाएं, और हेल्थ केयर सिस्टम पे जो दीगर असरात इस कोरोना के ज़रिए आ रहे हैं उनको भी करें। ये एक चैलेंज था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 महीने में जो मैंने चीज़ देखी है वो ये है कि इसमें बहुत प्रोग्रेस हुई है। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कुछ सीखा है, हमारे सिस्टम ने सीखा है, हमारे लोगों ने भी सीखा है। तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो बजा बिल्कुल, मेरे ख्याल से 100% उसमें कोई शक नहीं। लेकिन इम्प्रूवमेंट आई ज़रूर है, हेल्थ केयर सिस्टम की डिलीवरी में भी, हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में भी, और कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में भी। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी हाजिर है, और हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान से, और ओवरऑल वो कह रहे थे कि यहाँ मज़बूत सूरत हाल है। लेकिन अब ज़रा दुनिया का अहवाल सुन लें कि बहरहाल कोई 6 लाख तक अमवात पहुँच चुकी हैं, और जहाँ अमेरिका नंबर 1 है, ब्राज़ील दूसरा नंबर, और इंडिया तीसरे नंबर आ चुका है। पड़ोसी मुल्क भारत से सियासी सतह पर दिल्ली सरकार, इस्लामाबाद की सरकार की लड़ाइयाँ अपनी जगह, लेकिन कहीं किसी की भी मौत हो, किसी भी मसलक मज़हब के लोगों की हो, वो उससे उतनी ही दुख होता है, अफसोस होता है, और उसमें यकीनन सियासत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने जहाँ मुंबई में सीनियर सहाफ़ी मुंबई मिरर की श्रुति गुम्पति को दावत दी है, और साथ ही साथ मैंने लंदन से अत्तर काज़मी को सीनियर जर्नलिस्ट BBC से वाबस्ता रहे इसलिए बुलाया है कि उन्होंने यानी बरतानिया से ये खबरें आ रही हैं कि एक ऐसी अब वो वैक्सीन तैयार करने में कामयाब होने जा रहे हैं जिससे इस मूजी बीमारी जो लाखों लोगों की जान ले चुकी है उससे निजात मिल सके। लेकिन असर क्यों ना पहले मैंने कहा पड़ोस का मामला है, ज़रा श्रुति जी से पूछें। श्रुति जी, क्या सबब है कि शुरू में तो इंडिया से या भारत हम कह लें ख़बरें, हालांकि आबादी बहुत बड़ी 1 अरब से भी ऊपर, कम खबरें आ रही थी अमवात की भी, मुतासर की, लेकिन अब इतनी तेज़ी से वहाँ बढ़ी हैं। कोई मैं देख रहा था गालिबन कोई 11 लाख से ज़्यादा मुतासरीन हो गए, अमवात भी कोई 25,000 28,000 हो गई। क्या लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया? गवर्नमेंट अपने रिसोर्स इस्तेमाल नहीं करती? क्या सबब है श्रुति जी? बिल्कुल, देखिए 11,54,000 आज का नंबर है जो मैं बोल रही हूँ, तो काफी केसेस है इंडिया में और बढ़ भी रहे हैं। दो तीन चीजें उसके लिए मुझे लगता है उसके पीछे रीजन है। एक तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो फिर भी 11 लाख कम केसेस लगते हैं, क्योंकि रिकवरी जो रेट है लोगों का ठीक होने का इस बीमारी से वो भी ज्यादा है, वो 62% है इंडिया में। और जो एक्टिव केस अगर आप देखेंगे कि जो अभी इस वक्त जिनको कोरोना है वो सिर्फ 4 लाख है, तो पूरा इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से ये कम है। 4 लाख अगर वैसे देखा जाए तो
दूसरा मुझे लगता है कि पहले ये जो उसका जो फैलाव हो रहा था, जो आउटब्रेक हो रहा था, वो लिमिटेड था। जो लोग बाहर से इंडिया में आ रहे थे, सिर्फ उन्हीं के उनके कांटेक्ट में जो जो लोग आ रहे थे उन्हीं को ये हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ता गया तो वैसे वैसे वो अभी कांटेक्ट हिस्ट्री के बिना, यानी आपका कुछ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी काफी सारे लोगों को ये हो रहा है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि लॉकडाउन तो काफी स्ट्रिक्टली लोगों ने फॉलो किया, गवर्नमेंट ने भी इम्पोज किया, लेकिन अभी थोड़ा सा लॉकडाउन को रिलीफ जब दे दिया, थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया लॉकडाउन को, तो काफी सारे लोग अपने घर जाना चाहते थे जो फंसे हुए थे शहरों में या अपने काम के जगह पे। तो उसके वजह से अलग अलग जगह में वो फैलने लगा। जैसे पहले सिर्फ केरला में या महाराष्ट्र में उसका ज्यादा आउटब्रेक था, अभी वो अलग अलग देश के राज्यों में वो फैल रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ सरकारी हेल्थ व्यवस्था अच्छी काम कर रही है, जहाँ जहाँ सरकारी अस्पताल है, जहाँ जहाँ छोटे क्लिनिक्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ उसको फैलने से काफी, यानी कंट्रोल अच्छा हो रहा है वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे हेल्थ सिस्टम नहीं पहुंचे है, नहीं, लेकिन जो कंपेयर कर रहे थे ना लोग पहले, श्रुति जी, जैसे नंबर जो है, जैसे पहले हिंदुस्तान का काफी पीछे था, अब अगर अमेरिका पहले नंबर पर, ब्राजील दूसरे नंबर पर, इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया विद कंपेयर टू द अदर वर्ल्ड ऑफ जी। क्विक जरा, फिर मैं जरा लंदन भी चलूं। बिल्कुल जी, तो इसका क्या सबब है श्रुति जी कि वहां तो काबू पा लिया गया, न्यूजीलैंड और गालिबन क्यूबा में तो जीरो हो गया? श्रुति, यहाँ पे एक तो देर से चालू हो गया, यानी केसेस डिटेक्ट देर से हो गई भारत में। जैसे मार्च से यहाँ पे लॉकडाउन हो गया, मार्च एंड से। तो पहला केस था वो फरवरी में आया था। और अमेरिका और बाकी के जो कंट्रीज के आप एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ पे केसेस है वो बहुत पहले डिटेक्ट होना शुरू हो गई थी। तो अभी हमारा जो पीक टाइम है, ये अभी ये जो चल रहा है टाइम, ये हमारा पीक टाइम है। तो केसेस ऑब्वियसली थोड़ी सी बढ़ेंगी और थोड़ा कम्युनिटी स्प्रेड के जैसा लग रहा है। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने तो कुछ सपोर्ट नहीं किया है कि कम्युनिटी स्प्रेड है या कम्युनिटी के थ्रू ये हो रहा है फैलाव, लेकिन ऐसे लग रहा है क्योंकि अभी किसी का भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जिन लोगों को कोरोना हो रहा है। पहले जैसे ट्रैवल हिस्ट्री था। ठीक है, मैं श्रुति जी भी अभी आपका आता हूँ, जरा मैं लंदन में अथर काजमी से मालूम करूँ। अथर वहाँ तो सूरत हाल ये हुई कि गो के अमवात बढ़ती गई, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि भाई गोरा जो है वो पब के बगैर तो रह नहीं सकता। मैं भी आया हूँ, गालिबन कोई 5-5.5 हज़ार पब, 4.5 हज़ार कुछ सिगरेट के ऐसे कम हो गए शायद सिर्फ लंदन में हैं। और वो जब तक शाम ना गुजारें, निकले नहीं, तो उनकी बेताबी, बेसब्री, फ्रस्ट्रेशन इतना बड़ा कि उन्होंने खोल लिया। या ओवरऑल आप समझते हैं कि वहाँ जो रिलैक्स किया है उन्होंने, इसका सबब यह है कि काबू भी पा लिया है? अथर जी, एक तो बात ये है कि सर केसेस कम हुए हैं। ऑब्वियसली इसमें यहाँ पे रोज की बुनियाद पे वो लोग फिगर्स जारी कर रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि आज इतने लोग पॉजिटिव हुए। तो अब एक डिप आई है और उसके बाद शुरू में आपको जिस तरह आपने भी देखा कि मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो तमाम जितने भी स्कूल थे, पब्स थे, क्लब्स थे, शॉपिंग मॉल्स थे, सबको बंद कर दिया। तो काफी इफेक्टिव लॉकडाउन किया यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो अभी भी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 लाख केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। और यहाँ इनकी आबादी अगर इंडिया से कंपेयर की जाए या पाकिस्तान से कंपेयर की जाए तो बहुत कम है। उसके बावजूद यहाँ पे 45,000 डेथ्स हुई हैं कोरोना रिलेटेड। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये लोग उस तरह अफेक्ट नहीं हुए, अफेक्ट काफी ज्यादा हुए, लेकिन अब काफी हद तक यहाँ पे काबू पा लिया गया। और दूसरी उसकी एक वजह यह भी है कि जो डॉक्टर्स ने यहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों को ट्रीट किया है, तो अब उस ट्रीटमेंट में भी थोड़ी सी बेहतरी आ गई है। डॉक्टर्स को भी पता चल गया है किस पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है। तो उसकी वजह से भी जो डेथ्स हैं उनमें भी कमी आई है और जो केसेस हैं वो भी जल्दी रिकवर हो रहे हैं। लेकिन अथर एक और बात कही जाती है, बड़ा मशहूर डॉक्टर जॉनसन का मुहावरा था कि जो जिंदगी से बेदार हो वो लंदन आ जाए। अब आप गौर कीजिएगा कि जो सारी दुनिया में लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों से बेदार हैं, वो अगर लॉकडाउन खुलते ही और जवाज़ खुलते ही वो जो लाखों की तादाद में आए, तो इस सिलसिले में क्या खबर है कि अगस्त में या सितंबर में लोगों को आने देंगे?
सर इसमें तो ये है कि देखें अभी भी जो यहाँ से लोग हॉलीडेज में जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं या यूरोप से वापस आ रहे थे, उसमें पहले ये शर्त लगाई गई थी कि अगर आप वापस आएंगे या बाहर के मुल्क से बरतानिया आएंगे तो आपको 14 डेज क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। लेकिन उसमें अब उन्होंने थोड़ी सी नरमी की है, कुछ ममालिक को एग्जेम्प्ट किया है, कुछ जगह पे कहा है कि आप कम दिन क्वारंटीन में रह सकते हैं। तो लगता तो ऐसे ही है कि लंदन को खोला जा रहा है टूरिज्म के लिए और कहा जा रहा है कि लोग आए, लेकिन ऑब्वियसली कुछ प्रिकॉशंस होंगे। और इसके साथ साथ एक वैक्सीन की भी यहाँ पे बात हो रही है। मुझे नहीं पता कि आगे चल के आपने उसके बारे में पूछना है या मैं अभी आपको बता दूं कि वो यहाँ पे दुनिया में जो इस वक्त वैक्सीन्स पे काम हो रहा है वो तकरीबन 4 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो इस वक्त आखिरी मराइल में। उनमें से 2 वैक्सीन्स जो हैं वो बरतानिया में भी हैं, खुसूसन जो ऑक्सफोर्ड रिसर्च ग्रुप की एक वैक्सीन है वो इस वक्त ऑलमोस्ट फाइनल मराइल में है। मास टेस्टिंग उसकी होनी है। अभी 1000 लोगों पे तकरीबन वो टेस्ट हुई है और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ पे हुकूमत ने उस वैक्सीन की तकरीबन 10 करोड़ ऑर्डर भी कर दिया। अगर वो वैक्सीन पास हो जाती है, फाइनल स्टेजेस से आगे चली जाती है, तो वो उस वैक्सीन का हुकूमत ने यहाँ पे ऑर्डर भी कर दिया खरीदने के लिए। लेकिन अभी साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी ये वैक्सीन नहीं आएगी, बहुत जल्दी भी आए तो अगले साल के शुरू में ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो। श्रुति जी, एक तो ये अच्छी खबर है आपके यहाँ, तो माशाल्लाह हमारे यहाँ भी खैर कोई अरबपतियों की कमी नहीं है। अभी जो लिस्ट आई है मुशीरों वजीरों की, आपके यहाँ तो खैर उससे भी ज़्यादा खरबपति लोग मौजूद हैं। और गालिबन ये जो लंदन से अगर अच्छी खबरें आ रही हैं और 10 करोड़ तैयार की जाएंगी तो मेरे ख्याल एक अंबानी जी जो हैं वही इतनी वो जो वैक्सीन जो है या बल्कि उसका जो फ्रेंचाइज यहाँ आ जाएगी जिस तरह और चीज़ों की आती है वो तो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछ लूँ श्रुति जी के ये जो आप जो बता रही थी, मैं जब देख रहा था कि इब्तदा के दौर में यानी हमारे कराची शहर में भी है कि कम से कम 1-1.5 लाख लोग रोज़ बाहर से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं आधे यहीं रह जाते हैं, वो बेचारे फुटपाथों पे सोते होंगे, झोपड़पट्टी में रहते होंगे। मुंबई के बारे में भी ये कहा जाता है और हम फिर तस्वीरों में देखने लगे कि हज़ारों की तादाद में लोग बेचारे वापस जाने लगे जब रोज़गार नहीं मिला, अपने अपने गाँवों में गए, अपने अपने घरों में जाना उन्हें पड़ा। तो ये बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई। तो शायद ये सबब था श्रुति जी इसके फैलने का कि लोग बम्बई से और दिल्ली से अपने अपने गाँवों में गए, अपने अपने घरों में गए, और बाहर से आने वालों को आपने रोका बम्बई और दिल्ली आने से। ये भी एक कारण था क्योंकि शुरू में सिर्फ लोग अलग अलग कंट्री से वापस आ रहे थे मुंबई, तो उनपे ध्यान रखा जा रहा था। एयरपोर्ट पे उनका चेकिंग हो रहा था, स्क्रीनिंग हो रहा था और उनको क्वारंटीन किया जा रहा था। लेकिन जो लोग बाहर निकल गए मुंबई से, ये रोजगार ना होने के वजह से या डर के वजह से, तो काफी सारे लोग हो सकता है कि वो कोरोना का फैलाव वहाँ उनके गाँव में हो गया या उनके जहाँ उनके स्टेट से, उनके घर के यहाँ वहाँ हो गया। ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही है क्योंकि अभी मुंबई का अगर आप देखेंगे रेट है जो वो एक स्टेडी हो गया है। मुंबई में ना केसेस बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। मुंबई का एक प्लेटो कह सकते हैं हम कि हम लोग हिट कर दिया और अच्छी तरह से कंट्रोल कर दिया है। तो जैसे पहले हॉस्पिटल्स की कमी होती थी, बेड्स की कमी होती थी मुंबई में, पेशेंट्स बढ़ रहे थे, तो अभी वो सिचुएशन नहीं रही। अभी वो सिचुएशन बदल गई है। अभी इजीली बेड मिल जाते हैं लोगों को, एडमिशन हो जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं तो रूरल एरिया में थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, हेल्थ सिस्टम कम होने के वजह से या हेल्थ सिस्टम मुंबई की जितनी तगड़ी ना होने की वजह से उसका फैलाव बाकी के स्टेट में हमको ज्यादा दिख रहा है। अच्छा श्रुति, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बहुत ही स्पेसिफिक जल्दी से आपसे पूछ लूं। आपको मुझे इल्म है कि अगर आप चाहें तो एक आर्टिकल 1000 उसका भी ले सकती हैं और एक वन लाइनर भी कह सकते हैं। मईशत पर जो हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी मईशत कहलाई जाने लगी थी, उसके कितने असरात पड़े हैं? यानी जो हमारी जीडीपी जैसे कम हुई है या जो बेरोजगारों की तादाद बढ़ी है, ये क्या बहुत तेजी से बढ़ी है या काबू में है श्रुति जी? ये काबू में है ऐसा अभी तक नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ ऑफिशियल नंबर सरकार ने दिया नहीं है। लेकिन दिख रहा है जैसे कि पूरा लॉकडाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पार्शियली लॉकडाउन लिफ्ट किया है। मुंबई का जो मेन जिससे लोग ट्रैवल करते हैं लोकल ट्रेन, वो चालू नहीं हुई है, तो काफी लोग ऑफिस जाना भी चाहते हो तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो पूरी तरह से बिजनेस चालू नहीं हुआ है, मार्केट सब चालू नहीं हुए हैं। और मुंबई में मैक्सिमम जो काम होता है वो सर्विस सेक्टर में होता है, तो सर्विस सेक्टर में लोग ट्रेन से ही ट्रैवल करके
पहुंच पाते हैं। जिनके पास खुद का व्हीकल है वो बात अलग है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो लोग पहुंच नहीं पा रहे। सॉरी, अच्छा, अगर यही मैं आपसे पूछूं, आपको ही पता है कि लंदन में तो इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियां आती थी कि एक जमाने में लोग गाड़ियां बाहर खड़ी करने लगे थे, क्या गालिबन 20 पाउंड लगा दिए गए थे ना कि जो अंदर आएगा, तो लोगों ने कहा बाहर जाओ और फिर टैक्सी में बैठ गया। तो अब क्या लंदन पे जो एक पूरा हब था बिजनेस का, सियाहत का, इकोनॉमी का, और जैसे मैंने कहा कि 5,000 पबी आप समझें जिस तरीके से वहाँ होता है, उसका कितना असर पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ी? और बहुत ही स्पेसिफिक मैं आपसे वही कहूँगा कि मुझे गुफ्तगू समेटनी है एक आध मिनट में, अगर आप ये कहें, और अब क्या सूरत हाल है अथर? जी बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। इकोनॉमी बुरी तरह हिट हुई है, बड़े अरसे के बाद यहाँ की इकोनॉमी श्रिंक हुई है, वो उसके दादोशुमार भी हमारे सामने रखे। लेकिन अगेन बरतानिया आसूदा मुल्क है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान बरतानिया की हुकूमत ने 330 अरब पाउंड, जो तकरीबन $450 अरब डॉलर बनता है, वो प्लेज किया है, वो इस इकोनॉमी में पंप किया है। लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमी जो है श्रिंक की है और इकोनॉमी को रिकवर करने में टाइम लगेगा। ओके अथर कादमी। और मैंने कहा जरा आपने पाकिस्तान की बात तो हो ही रही थी, और लंदन मतलब ये कि हम एक लिहाज से पूरी दुनिया, बहरहाल हिंदुस्तान आबादी के एतबार से एक बहुत बड़ा मुल्क, उस वजह से तो इन दोनों मुल्कों को पता चला कि इंडिया में कितनी सूरत हाल इस वक्त ख़तरनाक, क्योंकि 30 नंबर पर आ गया, लंदन खुल रहा है। लेकिन आम तौर पर हम अपने गो कि मुझे पाकिस्तान पर गुफ्तगू करने बाद बलूचिस्तान पे आना था, कि लेकिन ज़रा बलूचिस्तान स्पेसिफिक इसलिए मैं ब्रेक के बाद आऊँगा कि आपको इल्म है कि तफ्तानी से जो है ये पाकिस्तान में कहा जाता है। मेरा नहीं लगता कि वो तो बहुत भी असबाब थे, कैसे रोक सकते थे, लेकिन मैं जब ब्रेक के बाद आऊँगा तो ज़रा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। वहाँ बुशरा हमें NDMA के जो DG हैं उनसे बात कराएंगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी हाजिर है, और पाकिस्तान यानी सिंध पर गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान पर हुई, सारी दुनिया पर गुफ्तगू हुई। अब फिर लोग ये कहेंगे जनाब वैसे ही बलूचिस्तान महरूमी का शिकार है, और आप भी प्रोग्राम के आखिर में आकर बलूचिस्तान का अहवाल पूछ रहे हैं। वहाँ हमारी नुमाइंदा हैं बुशरा कमर, उन्होंने PTMA के DG इमरान ज़रकून से गुफ्तगू की, और वो तो बड़े इत्मीनान का इजहार कर रहे थे कि बलूचिस्तान में सूरत हाल काबू में है। हालांकि आपको इल्म है कि हमें यानी बड़ा दोष दिया गया बलूचिस्तान गवर्नमेंट को कि तफ्तान से और वो भी ईरान से लोग आ रहे थे, और फिर उन्होंने पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। तो चले गुफ्तगू मैंने कहा PTMA के DG इमरान ज़रकून से करते हैं। जी ज़रकून साहब हमारे साथ हैं, जो बुशरा नुमाइंदा भी उनकी। PTMA ने लास्ट कोई 5 मंथ से हम इसको देख रहे हैं और कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई ऐसा स्टेज नहीं आया कि हमारी किसी कोताही की वजह से या किसी चीज़ की शॉर्टेज की वजह से कोई कैजुअल्टी हो गई हो, कोई सीवियर नुकसान हो गया हो। जब 4 मार्च को पहला केस जिसका ताल्लुक सूबा सिंध से था यहाँ डायग्नोज हुआ, तो शेख ज़ायद हॉस्पिटल, फातिमा जना हॉस्पिटल को हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर किया। वहाँ पे तमाम तर इंतजाम किए गए। पूरी कंट्री में जब सामान का शॉर्टेज हुआ, सैनिटाइज़र्स और इन चीज़ों की प्राइसेस बहुत बढ़ी, तो हमने खुद एक वे आउट निकाला। हमने अपने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के थ्रू अपने सैनिटाइज़र्स बनाना शुरू किए, मेथिलेटेड स्पिरिट लेके, और बाकी जो उसके रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं वो बड़े सक्सेसफुल रहे। वो डिमांड हमने मीट की तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। इसी तरह फिर प्रीफैब रूम्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कम टाइम था, इमरजेंसी सिचुएशन थी, कोई कंस्ट्रक्शन पे हम नहीं जा सकते थे, तो हमने ख़ुद यहाँ पे तमाम मटेरियल ला के PTMA के वेयर हाउसेज में मशीनरी ला के, हमने इसमें जो लेबर है, टेक्निकल लोग हैं, उन्हें ला के प्रीफैब रूम्स बनाए।
चमन के लिए बनाए, तफ्तान के लिए बनाए, कंटेनराइज्ड रूम्स हमने बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी स्पीड में, इतनी क्वांटिटी में एनडीएमए भी हमें साथ साथ सपोर्ट करती रही। मोर देन 1200 रूम्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किए। तो इस तरह ये सारी जो डिमांड थी वो मीटअप होती रही। पूरे 5 महीने में कहीं पे भी कोई ऐसा शॉर्टफॉल नहीं आया जिसमें आप कह सकें कि जी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नेग्लिजेंस हुई या डिपार्टमेंट की तरफ नेग्लिजेंस हुई। स्पेशल फंड्स एलोकेट किए गए, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, स्पीड अप की गई चीज़ों को, दिन रात काम किया गया। तो उस मामलात में ऐसी कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जिसमें आप समझें कि कोई अनअटेंडेड रह गया हो। ईद कुर्बान के लिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोयटा मेट्रोपॉलिटन के साथ मिल के हमने एक मॉडल जो बकरा मंडी है वो कायम की, जिसमें शेल्टर्स दिए गए, बनाए गए, वहाँ पे हैंड वॉशिंग यूनिट्स लगाए गए, मास्क प्रोवाइड किए गए, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम वहाँ मौजूद है, लाइफ स्टॉक की टीम वहाँ मौजूद है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट मशीनरी तमाम डिपार्टमेंट्स एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ इस पूरे सिनारियो में ऐसा रहा कि मतलब इन माय सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक देखा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का आपस में इतना स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन पहले कभी नहीं रहा था। बड़ी स्ट्रांगली हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को इतना सपोर्ट करता रहा कि पब्लिक सेक्टर में इस तरह की सपोर्ट और इस तरह का काम, यही एक रीज़न थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी सिनारियो वर्स नहीं हुआ। जैसे आपने दुनिया में देखा वहाँ पे वर्स हो गए सिनारियो, लोग रोडों पे आपको नज़र आए, पेशेंट्स आपको रोडों पे नज़र आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़रकुन साहब सॉरी, एक तो आप यही कहेंगे बिल्कुल आखिर में बलूचिस्तान की तरफ आए, लेकिन मेरा ये ख्वाहिश है और आमतौर पर मेरा पास में होता था, बस कोरोना के सबब हो गया कि मैं खुद कोयटा और बलूचिस्तान में आके, बल्कि चारों सूबों में जाके वहाँ सूरत हाल देखी जाए कि किस तरह हुकूमत इस वबा से, बीमारी से, नागानी आफत से लड़ रही है। तो आज आपने देखा कि हमने सिंध से गुफ्तगू शुरू की थी, फिर ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल डॉक्टर फैसल से सुनी, फिर लंदन और इंडिया से ज़रिए हमें मालूम हुआ कि सारी दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और फिर अपने सूबे बलूचिस्तान में हमारे ज़रगून साहब तो बहुत ही पुरुमीद थे कि बलूचिस्तान में वो उनका इदारा जो है और दीगर इदारों के ताउन और मदद से जो है बड़ी हद तक कामयाब हो गया है इस बीमारी पर। आज जैसे मैंने कहा कि सारा प्रोग्राम कोरोना पे निकल गया, कुछ और भी इधर उधर से खबरें आ तो रही थी, वो पायलटों का भी मसला अपनी जगह चल रहा है, असासे भी अपनी चल रहे हैं, चले इन पर तो गुफ्तगू होती रहेगी। GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए, कल आपके सामने फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।